नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंग आज राजनीति में तूल स्मार्ट सिटी और स्कूल। जी हां, उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अब स्मार्ट स्कूलों को लेकर सामने आया है, जिसमें खुद बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास इन दिनों तेजी से फुटपाथों के सौंदर्यीकरण और वॉल पेंटिंग, टाइल्स लगवाने समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब में अगर कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं, यानी कि स्थिति बेहद खराब, कहीं छत टपकती है तो कहीं छात्रों के बैठने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना सही है, लेकिन प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की स्थिति बेहद खराब है। वहीं कहीं फर्नीचर उपलब्ध करवाने के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की जरूरत है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी कहा है कि समय रहते ये कार्य करवाने का भी प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजना चाहिए। बीजेपी विधायक के सवाल खड़े करने के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है और आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सरकार अब स्कूलों को भी स्मार्ट बनाने में लगी हुई है। सरकार स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास इन दिनों तेजी से फुटपाथों के सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, टाइल लगवाने समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन जर्जर स्थिति में हैं। कहीं की छत टपकती है तो कहीं छात्रों के बैठने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना है, लेकिन सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना सही है। प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की स्थिति जर्जर है। कहीं फर्नीचर उपलब्ध करवाने के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की जरूरत है। सिटी के काम में हम लोगों ने एक कंपोनेंट और जोड़ा था, जिसमें ये था कि इसको चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाएंगे और उस पर काम हो रहा है। अच्छा एक प्रयोग यहाँ पर हो रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे स्कूल्स हैं उसके आसपास का वातावरण बच्चों के लिए शिक्षाप्रद हो, सुरक्षित हो और आसपास बेहतर वातावरण मिले, उससे बच्चे प्रेरित हों। तो उसके लिए काम चल रहा है इस समय और तमाम स्कूल उसमें हमने लिए हैं। लेकिन मैंने ये उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी बात की है, सरकार में भी बात की है कि स्कूल के आसपास का माहौल तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन स्कूल ही ठीक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि अंततोगत्वा तो उसी प्रीमिसेस में बच्चों को 5-7 घंटे रहना होता है और क्लासेस अगर ठीक नहीं है या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अंदर का वातावरण अगर ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका दुष्प्रभाव भी बच्चों पर पड़ रहा होगा, उनके भविष्य पर पड़ रहा है। तो मैंने कहा था कि जिन स्कूलों को हमने टेकअप किया है उन स्कूलों को एज ए होल करें, उसके आसपास के वातावरण को भी ठीक करें और स्कूल के अंदर के वातावरण को भी ठीक करें। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के SGRR ब्लॉक की खुड़बुड़ा GIC, खुड़बुड़ा मंगला देवी इंटर कॉलेज, DAV PG कॉलेज, साधुराम इंटर कॉलेज, श्री सनातन धर्म विद्यालय, मोती बाजार, MKP PG कॉलेज समेत 106 संस्थान हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली के सवाल पर खड़े करने के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने विधायक विनोद चमोली के बयान का समर्थन करते हुए स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। जी ने बिल्कुल सही बात कहा है और हम अगर सही अर्थों में कहें तो विनोद चमोली जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है
उसकी पोल खोलने का काम किया है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, ये हमको तो कहते हैं, हम आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बात की कि विद्यालयों की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, जर्जर हालत में विद्यालय हैं, आप एक जगह सुधार रहे हैं, दूसरी जगह बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि समग्र रूप से आप काम करिए, ग्रामीण क्षेत्र का भी करिए, शहरी क्षेत्र का भी करिए, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा विनोद चमोली जी को, जो कम से कम निडर होकर बोलते तो हैं सरकार के खिलाफ भी, और सरकार की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसका पोल खोलने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के बजाय सत्ता को केंद्रीकृत करके मुख्यमंत्री धामी जी सरकार चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनके मंत्री जो है वो अपने जब विभागीय सेक्रेटरी से कुछ कहते हैं तो सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुनते हैं, वो केवल मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं। ऐसा एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण देखने को आए। और उसके बाद आपने दूसरी बात जो देखी होगी कि केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत जब चीफ सेक्रेटरी को चार धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं का पत्र सौंपती हैं तो चीफ सेक्रेटरी कुर्सी से खड़े नहीं उठते, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार विधायक का प्रोटोकॉल बड़ा होता है, तो विधायकों को सम्मान नहीं मिल रहा है। और विनोद चमोली जी देहरादून के मेयर रहे हैं, अब वो विधायक हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को सरकार अगर सुन लेती तो उनको बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सरकार या मुख्यमंत्री या अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे तो उनको फिर सुझाव के रूप में अपनी बात कहनी पड़ी है। तो कुल मिलाकर के राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत वाली सरकार के बीच में मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों में, विधायकों में आपसी तालमेल न होने के कारण, एक दूसरे की बात को सुनने और समझने के बाद उस पर काम करने के बजाय उसको अनसुना करने के कारण ये अंदर खाने कहीं आपसी द्वंद्व का प्रमाण है। कुल मिलाकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने सरकार से संगठन तक की मुश्किलें अपने बयान से बढ़ा दी हैं। वहीं सरकार की कोशिश है कि स्कूलों को स्मार्ट बनाकर बच्चों को बेहतर व्यवस्था दी जाए, लेकिन विधायक विनोद चमोली के सुझावों को भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार अपने ही विधायक के सुझाव पर अमल करेगी या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। सवाल बेहद अहम है। जब विपक्ष सवाल उठाता है तो ये कहा जाता है कि विपक्ष में है, उनका काम है और इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लेकिन जब अपने ही पार्टी का कोई विधायक इस तरीके का सवाल उठाए तो ये सवाल बहुत गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत है सत्ता पक्ष को, और ये इस प्रोजेक्ट के तहत भी गंभीरता बरतनी होगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जिक्र किया जाता है और स्मार्ट सिटी के तहत किस तरीके से विकास की रफ्तार आगे बढ़ रही है और कब इन सरकारी स्कूलों का कायाकल्प सौंदर्यीकरण होगा, यह भी एक बेहद अहम सवाल है। क्योंकि बाहर वॉल पेंटिंग, टाइल्स वगैरह आप लगवाकर बाहरी सुंदरता पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अंदर की सुंदरता भी बेहद मायने रखती है, जिससे बच्चों का भविष्य निहित होता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका, बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेंद्र चौधरी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, यूकेडी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गिरधर शर्मा जी एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। देखा जाए तो बेहद अहम महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है। चूंकि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनीता विद्यार्थी जी का रुख कर लेते हैं। सुनीता जी, अब आपके ही पार्टी के विधायक इस तरीके के सवाल और अंदर की खामियों को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगी आप? विपक्ष आरोप लगाता है तो आप लोग कहते हैं कि विपक्ष में है, इनका काम है जो ये कर रहे हैं। अब क्या इसे गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है? देखिए सोनी जी, जिस प्रकार से माननीय विधायक श्री विनोद चमोली जी ने जो यहाँ पे चिंता जाहिर की है, और उनके पास क्योंकि आंकड़े उस तरीके के हैं जिस तरीके से उन्होंने बताया, तो निश्चित रूप से उस तरफ जो है कार्य होना चाहिए। और
कहीं पे भी, क्योंकि देखिए अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें और शहर के अगर 10 वार्डों की बात करें जो स्मार्ट सिटी के अंदर आते हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि हमने तमाम तरह के जितने भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हमने 90% तक उनमें काम कर लिया है, चाहे वो ऊर्जा स्रोतों से रिलेटेड है, या हमारे वाटर मैनेजमेंट हैं, वाटर हार्नेसिंग से रिलेटेड है, चाइल्ड फ्रेंडली जो हमारे फुटपाथ है, और स्कूल, क्योंकि बहुत आप देखते हैं कि बीच में बहुत सारे जो क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, हर तीसरे मोड़ पे जो है एक स्कूल है, तो उन सभी स्कूलों का ध्यान 90% रखते तक हुए काम हो तमाम चुका है, तो फिर तो बहुत कम परसेंटेज बचता है स्मार्ट सिटी के तहत और इन प्रोजेक्ट्स के तहत अगर विकास की बात की जाए, तो ये सरकारी स्कूल जो है ये अछूते कैसे रह गए? वहाँ पे आते हैं, और जिस प्रकार से अभी विधायक जी ने बताया कि वहां पे जो है कुछ स्कूलों की हालत जो है वो उस पे कार्य करने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से वो हमारे संज्ञान में भी है और हम उस पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन एक समयबद्ध तरीके से हर अधिकारी को, हर प्रकार के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों को अपनी अपनी जगह पे सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें। तो उसके बावजूद अगर हमारी, क्योंकि देखिए हमारी पार्टी के अंदर जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को आप ये कभी ना सोचें कि अपनी पार्टी है, अपनी सरकार है, तो अगर कहीं पे कोई कामों में अगर कहीं पे कमियां हैं तो वो नहीं बताएंगे। वो क्यों नहीं बताएंगे? हमारा ज्यादा राइट बनता है उनको उजागर करने का, ताकि उन चीजों में हम लोग जो है बढ़ चढ़ कर उसमें कार्य करें और समय से करें। तो यहाँ पे ये बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए कि जो है आप ही के विधायक जो है उंगली उठा रहे हैं। ये उंगली उठाने वाली बात नहीं है, कार्य भी हमारे ही विधायकों का है, हमारे ही लोगों का है। तो निश्चित रूप से उसमें जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको आगे आकर अपना कार्य करना चाहिए। और जैसे कि स्कूलों की जो बात है, वो हमारे तमाम जो है उनकी पूरी लिस्ट है। कई स्कूलों में, जैसे पहले भी हमारे पास आया था कि इन स्कूलों में जो है शौचालय की या जो छतें हैं वो जर्जर हालत में है, तो उन सब की जो है डीपीआर देखिए स्कूल की बनी हुई है, काम हो रहा है। और कोशिश ये है कि टाइम रहते, जिस तरीके से देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सड़कों के लिए 30 बिल्कुल गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए भी निर्देशित किया है। अगर खामियां पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तमाम इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, इस पर भी डिबेट हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका रुख करेंगे। राजेंद्र चौधरी जी, जिस तरीके से विनोद चमोली जी का, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका ये बयान निकलकर सामने आया है कि बाहरी सुंदरता तो ठीक है, लेकिन अंदर भी जो कमियां और जो खामियां हैं उनको वो उजागर करते हुए इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। हालांकि आप बखूबी सुनीता जी को भी सुन रहे थे, क्या कहेंगे? सोनी, मेरा कहना तो यह है कि जो हमारे विधायक साहब ने कहा है, चमोली जी ने, आप मेयर भी रहे पहले देहरादून के, वो एक आईना है जो इस सरकार की कार्यशैली के बारे में बता रहा है। अगर यही आरोप हम में से कोई साथी लगाता, मैं लगाता या भट्ट जी लगाते या कोई और अन्य पार्टी के लोग लगाते, तो उसे राजनीति की श्रेणी में माना जाता। दरअसल सवाल इसमें एक और भी है जी। भाजपा की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं, सरकारी शिक्षा नहीं। ये तो निजीकरण की जो शिक्षा है उसमें विश्वास करते हैं, और वही गुजरात मॉडल। इसलिए आप देखिए पिछले साल जो हमारा बजट है, इस साल 2023-24 का, केंद्र सरकार ने उसमें लगभग 13% की बढ़ोतरी की। और 13% की बढ़ोतरी के बाद भी हमें तो कम से कम अपने आसपास के 10-20 जिलों में कहीं कोई कॉलेज, कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनती भी दिखाई नहीं दे रही, कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बन रहा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बजट का अधिकांश हिस्सा वो बंदरबांट हो जाएगा, उसमें लूट खसोट होगी। और हिंदुस्तान में जो बेसिक एजुकेशन है, जैसा चमोली जी ने जो मुद्दा उठाया जी, आप देखिए केरल की कितनी अच्छी बेसिक शिक्षा है, वेस्ट बंगाल की देखिए, आसाम की देखिए, हिमाचल की देखिए, और आज हमारे यहाँ उत्तराखंड में तिवारी जी की जो सरकार थी, पहली कांग्रेस की सरकार, उसने अधिकांश कॉलेज, यूनिवर्सिटी। राजेंद्र जी इंटरप्ट करेंगे, आपके पास वापसी करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ प्रेस ब्रीफिंग है, सुनते हैं जरा। उन्होंने अपनी काबिलियत देखी,
तो लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है और इसी को लेकर पल पल की अपडेट सामने आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और क्या कुछ जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निकलकर सामने आती है वो दर्शकों तक साझा करेंगे दर्शकों के साथ। जो डिटरमिन करेगा कि उनकी क्या काबिलियत है, उनके पास क्या उनकी इमीडिएट स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे मे डिसर्न एंड प्रायोरिटाइज कि किसको पहले भेजना है, किसको आखिर में भेजना है। तो मेरे ख्याल में अभी द डिस्टेंस टू कवर इज अ मैक्सिमम ऑफ प्रॉब्ली 15 मीटर्स। वो अभी हमारे चीफ टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे इसके बारे में, चौहान साहब, और ये भी बताएंगे, विच आई एम रीइंफोर्सिंग, कि वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन द फर्दर प्रोग्रेस। शुरू में तब भी काफी जल्दबाजी के साथ काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ था, क्योंकि उस मलबे के अंदर, डेब्री के अंदर उस तरह की अड़पन नहीं मिली थी। बट नाउ इफ वी हैव टू इनकाउंटर मोर ऑफ इट, then we have to be very careful to make sure that ये auger की machine जो है, which I am told has been provided by a company called Trenchless. They are the people, Trenchless, who are provided this auger machine, which has been the workforce of this entire operation. अगर आप देखें इस पूरे ऑपरेशन में ये मशीन जो है auger, it has been the most successful so far, and we don't want it to get damaged in any way. Very very deliberately it will continue to be used. यूनियन मिनिस्टर जनरल वीके सिंह साहब वहां जा चुके हैं। कल आपने उन्हें देखा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर धामी साहब के भी वहां से उन्होंने बातचीत की कुछ लोगों के साथ अंदर, जिससे कि बहुत मोटिवेशन, मोराल वहां पर बढ़ा है। भास्कर खुलबे साहब जो हैं, पुराने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जो थे यहाँ से, वो भी अभी वहां पर हैं, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो निगरानी जो है उसकी कोई कमी नहीं है। Lots of officials, highest officials are all there carrying out this thing and carrying out confidence building all the time. The foreign consultants continue to remain there. 2-3 दफे वो टेलीविजन पे भी आए हैं, बहुत अच्छी उसकी इमेजरी हुई है कि it has created a more sense of confidence in everyone. I will hand over to Chauhan Saab if he wishes to say anything. Otherwise, after that, I will be ready to take questions. The last bit I may just say that once again reinforcing कि हेल्थ के लिए पोस्ट इवैक्यूएशन की कार्रवाई जो है उसके लिए सब कुछ जो कल बताया था, एवरीथिंग इज इन प्लेस, रीइंफोर्स्ड, एम्बुलेंसेज, डॉक्टर्स, सोशल स्पेशलिस्ट्स, एम्स इन ऋषिकेश इज रेडी टू एक्सेप्ट all of them. All that bandobast has all been created. Over to you, Chauhan साहब। थैंक यू सर। सर, जैसे कल आपने कहा था कि सुरक्षा जो है, अंदर जो मजदूर फंसे हैं उनकी बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा जो काम कर रहे हैं उनकी भी बहुत ज़रूरी है सर। और ये फूड पाइप जो है वो मेंटेन रहे, उसके लिए भी बहुत बंदोबस्त इसमें किए गए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे कहीं ऊपर से मक और ना आ जाए, तो फूड पाइप को सर हमने पहले 6 मीटर पीछे था, उसको 6 मीटर और पीछे कर लिया है, जिससे कि फूड पाइप हमारा सुरक्षित रहे। ये एक बहुत बड़ा काम पिछले 1-2 दिन में हुआ सर। इसके साथ साथ एक हमने ट्रंच बना दी है जो कवर्ड है। इनकेस अगर कोई मलबा आता है तो हमारी वर्किंग साइट तक जाने के लिए कोई कठिनाई ना हो, और उसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है। तो मेन ये भी एक अरेंजमेंट किए गए हैं, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो भी, उनका मनोबल भी बना रहे और लगातार मॉनिटरिंग होती रहे और सुरक्षा उनकी भी सुनिश्चित की गई है, ये किया गया है सर। तो बाकी सर आपने ज़्यादातर बातें कवर कर ली हैं, धन्यवाद। Yeah, now we'll open the floor for questions and answers and anything. Yeah, we'll begin from row number 4. My question is related to the progress that has been made out of 60 meters. As you said that 15 meter remains. So we are at 45 meters inside or higher than that? I would rest my comments on that. You see, I'm not going into centimeters and meters here. None of us are going into that. 45 का हमने रिकलेक्शन कहा था, probably went to 46.5. There was a slight pullback, थोड़ा reduce हो गया, फिर थोड़ा बढ़ गया. So we are around about 46.57, 47 meters. और हमारा estimate था कि ये 60 meters है approximately. This is what we are looking at.
एंड में 2 मीटर रह गया, दैट आई एम श्योर विल बी कवर्ड क्वाइट क्विकली, प्रोवाइडेड देयर इज नो ऑब्स्टिकल इन दैट एट दैट टाइम. No, the capability for ground penetrating radar at the moment is 5 meters, right? That is sufficient. 5 meters is sufficient because that will be covered if the auger machine goes well, everything goes well, and there is no obstacle, 5 meters, 4 to 5 meters should be covered in an hour. But here they are going even more deliberately, so it may take 2 hours maximum. Then they will reuse the ground penetrating radar to determine what is in front after that. Anybody else? Any more questions? ऐसे ही बोल So दीजिए. we'll take a question from the right side here. Sir, if you can elaborate on the technological part and technologies that are being used, because major members from the opposition parties are raising questions on technologies. They clearly are saying that such thing has not happened in the western part of our globe, but these things are prominent in India. So what are those technologies which we have adopted now as far as this rescue operation is concerned? And you were also naming about that particular company that has helped our rescue operations. I think, Vishal ji can answer this. I will not comment about the specific machine or technology, but I can assure you that we are using best of the technology, one of the best technologies, best of the skilled manpower. As sir said yesterday that we have a skilled manpower, Mr. Arnold Disk, who is President International Tunneling Association Australia. We have Mr. Nigel, Tunnel Safety from UK, Mr. Chris Cooper, a micro-tunneling expert from UK, Mr. Acharya, a renowned geologist from ONGC is also working, and Mr. Harpal, geologist from Navayuga Construction. So these are the people who have spent 30-35 years in this area. So we are using with the best brains of the world. We are using the best technology, best equipment in the world, and it is done. Whatever best is possible is done. I think it is what Chauhan Saab says. एनडीएमए की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण का यूज़ और जो टेक्निकल टीम यहाँ पर मौजूद है फॉरेन की, उसका जिक्र और साथ ही किस तरीके से कोशिशें होती हुई नज़र आ रही हैं और ऑगर मशीन का एक स्मूथली जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है उस बात का जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी कितना और वक्त लगने वाला है एक्यूरेट इसका कह पाना बेहद मुश्किल था। और सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो चाइल्ड फ्रेंडली के तहत काम करना है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। राजेंद्र चौधरी जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बात अधूरी रह गई थी, आपसे मेरा सवाल था राजेंद्र जी, अपनी बात को पूरी कर लीजिए। नहीं सोनी, मेरा कहना यह है कि ना तो स्मार्ट सिटी पूरी हुई, ना इनके जो सांसद थे, प्रत्येक सांसद ने एक गांव गोद लिया था, ना उसका विकास पूरा हुआ। एक्चुअली ये जो है स्टंटबाज है। अभी कोई सवाल स्मार्ट सिटी पे उठाया, उससे पहले ये स्मार्ट स्कूलिंग का शुरू कर दिया इन्होंने, और फिर स्मार्ट स्कूल के बाद कुछ और कर देंगे। ये एक्चुअली लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की एक बहुत इनकी सोची समझी एक बाकायदा एक पॉलिसी है जिसपे सरकार काम कर रही है। पूरे देश में एक भी शहर इन्होंने स्मार्ट सिटी नहीं बनाया, कोई नया यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे, कॉलेज नहीं बना रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना रहे, मेडिकल नहीं बना रहे। हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो कम से कम बन नहीं रहा। अगर मान लिया कहीं गुजरात में बन रहा हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी मुझे कोई विस्तृत जानकारी नहीं। गड्ढा मुक्त जो है हो नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था, एक भाजपा के बड़े नेताजी हैं, बजरंग दल के जिला अध्यक्ष बागेश्वर, वो ट्यूशन पढ़ाते थे। एक बच्ची उनके पास ट्यूशन पढ़ने आती थी, उन्होंने उसके साथ ही बलात्कार कर दिया। तो इनका कोई शिक्षा विक्षा से, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में जो है एक दूसरा ही माहौल इन्होंने खड़ा कर दिया। अभी बजाय इनकी स्मार्ट सिटी पे आप सवाल करें, इन्होंने जो है स्मार्ट स्कूल पे कर दिया। स्कूल की जब भवन ही नहीं है
जब बिल्डिंग ही खराब है, जैसे विधायक जी कह रहे हैं, 90% स्कूलों की यही स्थिति है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहा। और छठे साल में सरकार है, 6 साल पूरे हो गए, 7वें में है, बल्कि 7 साल की कंटिन्यूअस सरकार जो है, उसके काम का रिफ्लेक्शन जनता में दिखाई देता है, दिखाई देना चाहिए। ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये स्टंट है और कुछ नहीं। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद जी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका रुख करेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा, कांग्रेस प्रवक्ता ने, राजेंद्र जी ने, कि शिक्षा को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं है, शिक्षा के प्रति कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही सरकार की। या स्मार्ट सिटी का जिक्र किया जाए तो अब स्मार्ट स्कूलों का जिक्र होने लगा, तो डिस्ट्रैक्ट करने की ये कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए सोनी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका राजनीतिक चरित्र क्या है, ये जनता के बीच में कैसे जुमले छोड़ते हैं चुनाव से पहले, और उसका क्या प्रभाव गांव तक पहुंचता है, इस बात को समझने की जरूरत है। हम ऐसे ही नहीं कहते कि ये भारतीय जनता पार्टी तराजू वाली पार्टी है। कहां से पैसा कमाना है, इस नीति में ये मास्टर है। आप देखिए, स्कूलों के अंदर यदि शिक्षकों की भर्ती होती तो हमें लगता बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। स्कूलों में टीचर नहीं है और स्कूल जर्जर स्थिति में है। और हम बार बार नहीं कहते विकास की नीति शहर और शहर के इर्द गिर्द खाली पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, ग्राउंड में वो होता कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन्होंने आदर्श स्कूल बनाए थे, उनके रिजल्ट जब 0 निकले, मैं पूछना चाहता हूं उस आदर्श स्कूल का क्या किया फिर आपने? आज वो बंदी की कगार पर जाने वाले हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि अब आदर्श स्कूलों का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, आज दिसंबर नजदीक आने वाला है, स्कूलों में किताबें अभी तक वितरण नहीं हुई है, प्राथमिक विद्यालयों से लेकर इंटर कॉलेज तक। अगर आप देखेंगे तो बताइए, स्मार्ट इनको अपनी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरह के जुमले छोड़ने चाहिए? आप पहाड़ और आप शहर और गांव के बीच में खाई खोद कर आप फिर एक मैदान में जो है स्मार्ट स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप कैसे स्मार्ट स्कूल बनाओगे जब वहां पढ़ने के लिए किताब नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बिल्डिंग जर्जर है, टीचरों का पता नहीं है। आपकी व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि बच्चों के स्कूल में किताबें नहीं है। ऐसे में आप इसको स्मार्ट कैसे बनाएंगे? स्मार्ट की आड़ में 40% कमीशन है। देखो, दिसंबर आ गया, मार्च में बजट खत्म होना है, जो बचे होंगे 200-400 करोड़ रुपए अब इन्होंने स्मार्ट के नाम पर सारा कमीशन बाजी में उड़ा देना है। उसके बाद जैसे स्मार्ट शहर बने हैं वैसे आप स्मार्ट स्कूल देखेंगे शहरों के बीच में। जमीन में कुछ नहीं है, मगर कागजों में अगर सुने अखबारों के माध्यम से ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर अगर शिक्षा की चिंता है तो भाजपा को है। मगर जब हम पूछते हैं कि 3000 स्कूल बंद कर दिए, वो किस श्रेणी में आएंगे? तब इनसे बोलते नहीं बनता। चलिए, इस बात का जवाब ले लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सुनीता जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का, क्योंकि राजेंद्र जी ने भी सवाल उठाए और आपकी तरफ से भी जिस तरीके से स्कूलों को बंद करने के लिए, आदर्श स्कूलों को बंद करने के लिए सवाल उठाए गए हैं। सुनीता जी, आपके पास इस बात का जवाब है। मुझे लगता है स्मार्ट व्यवस्था करने की जरूरत है। जो योजना बनाई जा रही है उसे स्मार्ट तरीके से व्यवस्थित करें और इसके बाद उसे धरातल पर उतारने की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इस पर गंभीरता नजर नहीं आ रही सरकार की, क्यों? जी, हमारी सरकार द्वारा जो स्कूलों की बात हो रही है, अटल स्कूल बनाए गए, तमाम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सारी क्वालिटी युक्त एजुकेशन जो है देने का हमारी एनईपी के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ देखना ही नहीं है, जिनको मनगढ़ंत कहानियां करके खाली टाइम पास करना है ताकि वो विपक्ष में एज अ प्रवक्ता बने रहें। और दूसरी बात, क्योंकि इनके इतने आरोप जो है, निराधार बातें, बेसिर पैर की बात कुछ लोग करते हैं। मैं यहाँ पे ज्यादा तो आदर्श स्कूल जो 3000 समथिंग जिस बात का जिक्र कर रहे हैं यूकेडी प्रवक्ता, क्या ये गलत है? तो एक भी बंद नहीं हुआ है। आप नाम लेके बताइए कौन सा स्कूल किस प्रांत में, किस गांव में बंद हुआ अटल स्कूल? चलिए, शांति प्रसाद जी बता दीजिए, सवाल उठाए हैं तो इसके साथ बता दीजिए। सोनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, जरा बता दीजिए स्कूलों का रिजल्ट क्या है और क्यों वो 0 रिजल्ट आया इस बार उसका?
मैंने कहा ना कि ये जुमलेबाज पार्टी है, इन्हें सिर्फ 40% कमीशन खाना आता है, विपक्ष के ऊपर उटपटांग आरोप लगाने आते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि जितने आदर्श इन्होंने गांव गोद में लिए थे, सारे गांव को पोलियो हो गया, एक गांव ठीक है सुनीता जी, बता दीजिए सुनीता जी जी आपको मेरे ख्याल से नहीं मिला। जो क्वेश्चन आपने किया उसका जवाब नहीं मिला, गांव में पहुंच गए, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो वही है, तभी तो ये लोग अपनी मानसिकता से ऊपर उठ ही नहीं पाए कभी। और दूसरी बात, एक भी अटल स्कूल बंद नहीं हुआ है जिसका ये नाम नहीं यहाँ बता पाया। मैंने पहले ही कहा कि इनको मन गढ़ंत बात करने की आदत है, और यही आदत जो है इनको इनके गर्त में लेकर जाती है। वो आज एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण है। दूसरी बात, अभी आप इनको चुप करा देंगे से पहले सवाल शांति प्रसाद जी कुछ और था, आपने आदर्श स्कूलों के बंद होने का जिक्र किया, तो उसका जवाब हमें सुनीता जी से चाहिए था, इसीलिए ये दोबारा से मैंने सवाल किया आपसे। सुनीता जी जवाब दीजिए। जी देखिए सोनी जी, आज स्कूलों के बच्चों को आप संख्या देख लीजिए। पहले बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे, लड़कियों का कितना स्कूल छूटा करता था। तमाम सुविधाएं, इवन स्कॉलरशिप, जो बच्चे टॉप करते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। हमने विभिन्न योजनाओं से, ठीक है, जो व्यवस्थित है उसका जिक्र ना करके जो अव्यवस्थित है उसका जिक्र किया जाए। अभी जो आपके विधायक ने इस बात का जिक्र किया कि बाहरी सौंदर्यीकरण तो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा ध्यान देना चाहिए सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, इसको लेकर क्या रणनीति है सरकार की। देखिए ऐसा है, मैं वही उसी बात पर आ रही हूँ। हमारे शिक्षा मंत्री लगातार जो है एनईपी का केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार उसको फॉलो कर रही है। इवन मदरसे तक स्मार्ट टेक बनाए जा रहे हैं। आप देखिए कि मदरसों में भी हम लोगों ने हर प्रकार की सुविधा जो आम बच्चों को मिलती है वो भी दी जा रही है। तो यहाँ पे मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मेरे प्रदेश के बच्चे, अभी आप चुप रहेंगे ठीक है सोनी जी, ऐसे लोगों को ना बिठाएं, जब मैं बोल रही हूँ तो वो अपनी बीच में बकवास ना करें। चलिए अपनी बात को पूरा कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार का रुख करते हैं, हमारे साथ गिरधर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, बात को पूरा कर लें सुनीता जी। देखिए ऐसा है, पहले तो आप इनको समझा दीजिए करें कि इतने एथिक्स होने चाहिए डिबेट करने के। आप बोलते क्या है, मुंह से निकालते क्या है वो तो दुनिया जानती है, लेकिन अभी बात जो है जनता की है, जनता के हमारे बच्चों की है, प्रदेश के हित की है, शिक्षा की है। और शिक्षा में कहूं कि इस क्षेत्र में जितना हम काम करें उतना कम है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हमारे लिए माध्यम बनता है जिनसे हम हर जगह में अपनी जगह बना पाते हैं। और बच्चों के लिए जिस प्रकार से स्कूलों का जो बिल्डिंग का आ रहा है विवरण, यहाँ पे देखिए अगर कहीं पे स्थिति पाई गई तो माननीय विधायक जी ने उस पर अपनी बात रखी और उस पर कार्य होने चाहिए। इसलिए वहां पे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको हिदायत दी गई है। यहाँ पे कहीं पे अगर देखिए, कांग्रेस तो है नहीं कि भैया अपनी सरकार है, बोलना नहीं है, कुछ नहीं तो अगेंस्ट हो जाएगा। अगेंस्ट नहीं होता, ये मानसिकता बदली है। अगर आपके इर्द गिर्द आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो आप उसमें आगे आए, औरों का जिसका भी वो जिम्मेदारी बनती है वो आगे उसको निभाएं। शिक्षा में कहीं अगर इस तरीके की अगर कहीं चूक हो रही है अधिकारियों से तो उन पर फिर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन ये चीजें ऐसी होती हैं, इसमें अगर हम संजीदा हो जाए तो मुझे लगता है कि सबका हित होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आपके बच्चे, सबके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है सुनीता जी, इन खामियों पर नजर जानी चाहिए थी। इस बात का जिक्र आपको नहीं लगता ठीक चुनाव से पहले किया जा रहा है? सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, इस पर गौर फरमाना चाहिए था, सुधार करना चाहिए था। थे उस दिन से लेके आज दिन तक देखिए कि हमारे कार्य किस दिशा में जा रहे हैं। हम हेल्थ में, हम शिक्षा में, हम पूरे अपनी जो रोजगार है, स्वरोजगार है, तमाम क्षेत्रों में हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जनता के पास जाके ठीक है लाभार्थी सम्मेलन उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे साथ गिरधर जी जुड़े हुए हैं, गिरधर जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद राजेंद्र जी आप अपनी बात को रखिएगा। गिरधर जी, आपको क्या नजर आ रहा है, शिक्षा के प्रति गंभीरता सरकार की नजर आ रही है? जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी स्कूलों की जो दशा है, उससे आप क्या भाप पा रहे हैं? क्या वाकई गंभीर है सरकार? और विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, खुद उनके ही पार्टी के विधायक सवाल उठा रहे हैं। विधायक जी, जो विनोद चमोरी ने जो बात कही, विनोद वो बहुत सीनियर विधायक हैं, पुराने, और मेयर भी रहे हैं जी। मतलब बहुत सीनियर नेता हैं, मतलब बीजेपी के। सीनियर विधायक तो नहीं कहूंगा, लेकिन सीनियर नेता बहुत है। बहुत दिनों से मैं उनको देख रहा हूँ, करीब 25-30 साल से। उनका इस बात की आवाज उठाना और ये कहना कि शिक्षा नीति या जो वहां का ढांचा है, शिक्षा का ढांचा,
आधारभूत ढांचा जो है वो अभी स्मार्ट शिक्षा नीति कह देना कि स्मार्ट स्कूल बना देना, वो बिल्कुल सही वाजिब सवाल उठा रहे हैं वो कि क्या पहले हम उस लायक बन गए हैं कि हम उसको स्मार्ट कह सकें। अब आप देखिए स्मार्ट सिटी की बात है, मुझे याद है अच्छी तरह, अभी 1 साल पहले भी, 6 महीने पहले भी, 2 साल पहले भी खजान दास जी ने, जो यहाँ के विधायक हैं देहरादून के मेयर ने धरना प्रदर्शन किया था। सरकार, उन्होंने कहा था कि भाई बहुत अच्छी स्मार्ट सिटी का काम नहीं चल रहा है और बहुत ही ढीला हवाली है। बाद में मुख्यमंत्री ने टाइट किया तो थोड़ा काम प्रोग्रेस पे आया है, ऐसी बात नहीं, काम होता है। कई कंपनियां जो है इसीलिए ब्लैकलिस्ट की जाती हैं कि अगर जब उनको टेंडर बढ़ती है, लोएस्ट वो हो जाता है, उसके बाद काम नहीं कर पाती तो ढीला हवाली होती है। लेकिन इन सब चीजों पर गौर फरमाना भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात से विपक्ष से बहुत नाराज हूं। मैं इस बात से नहीं कि विपक्ष से पर्सनल नाराज हूं, इस बात से नाराज हूं कि जेपी जितने भी ये मुद्दे हैं इनको क्यों नहीं आंदोलन के रूप में उठाते। बस वो जिस तरह से ये बयान देते हैं उसी तरह से वो बयान दे देते हैं आगे कि बस एक बाइट दी कि स्मार्ट सिटी खराब है, एक बाइट दी कि क्या ना स्कूलों की चमोली ने ये बोल दिया। अरे सीधे हल्ला गुल्ला, सीधे शिक्षा बिल्कुल विपक्ष के पास मुद्दे सामने से होते हैं, लेकिन किस तरीके से उठाने चाहिए ये अभी सुनिश्चित नहीं हो पाता या सोच वहां तक नहीं पहुंच पाती है। रावत जी का बहुत सम्मान करता हूं, वो बीमार हैं तो सब जने उन्हें देखना अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, सारे कांग्रेसी जा रहे हैं। लेकिन जब स्मार्ट सिटी बीमार है, शिक्षा नीति बीमार है, तो वहां पर क्यों नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल भाई वहां पर भी तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए जनता के प्रति। आप भी तो सत्ता में रहे हैं, आपको फिर सत्ता में आने का भी सौभाग्य मिल सकता है, तो आप जनता के प्रति समर्पित होकर क्यों नहीं कोई आंदोलन चलाते? जो ये बीमार नीति है या अगर स्मार्ट सिटी बीमार है तो आप क्यों नहीं उठाते? तो फिर जब आप नहीं उठाते, खाली आप भी डिबेट में आके कह देंगे वो वहां बयान दे देगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, डिबेट में आकर ये सवाल उठाना अच्छी बात है, लेकिन इसे एक मुद्दे के तौर पर, इसे एक आंदोलन के तौर पर उठाना चाहिए। अगर स्मार्ट सिटी को लेकर विपक्ष के जहन में सवाल उठ रहे हैं, स्मार्ट सिटी में सही से काम नहीं किया जा रहा है, शिक्षा नीति को लेकर सही से गंभीरता सरकार की नजर नहीं आ रही है, तो इसे आपकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं उठाया जाता? नहीं, हमारे बार बार उठाया जा रहा है स्मार्ट सिटी के संबंध में, और जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, उन्हें लेकर धरना भी हुआ देहरादून में और प्रदर्शन भी हुआ। ऐसे मुद्दों को आंदोलन के तौर पर कब उठाएंगे आप लोग? नहीं, ये सोनी, ये मुद्दे बाकायदा आंदोलन में उठ रहे हैं। थोड़ा हमें मीडिया का सहयोग कम मिलता है कि हमें जो है विपक्ष में है, इसलिए प्रिंट मीडिया पे। शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मीडिया के साथियों से कहें कि हमारी बात ध्यान से सुने। दूसरी चीज मैं कह रहा था सुनीता दीदी कि आपको पूरी जानकारी, मतलब इसके लिए भी जिम्मेदार आप मीडिया बंधुओं को ठहराने लगे? नहीं, इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, मैं मानता हूँ इस बात। ठीक है, लेकिन जो है मीडिया की तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। नहीं, मीडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, मुझे लगता है जी। इस समय इस देश में हर कोई काम अगर गलत हो जाए उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, और उसका एक कारण है कि कांग्रेस जिम्मेदारी को समझती है। लेकिन मैं सुनीता बहन जी से कहना चाहूंगा कि 20 दिसंबर 2022 को अपर महानिदेशक शिक्षा, बेसिक शिक्षा ने एक लिखित में स्टेटमेंट जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कुमाऊं के बारे में कि वहां 5089 स्कूल हैं, जिनमें से 1456 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक ही टीचर है, और लगभग 112 स्कूल जो हैं वो उस समय बंद हो गए थे, और 1400 के करीब, 1300 के करीब बंद होने के कगार पे थे। तो अगर मान लिया आप जो है शिक्षा से संबंधित किसी भी डिबेट में जाओ, तो एक बार और कुछ नहीं, अगर मान लिया पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं कुछ मटेरियल मिल रहा तो गूगल पे सर्च कर लो। और ज्यादातर स्कूल क्यों बंद हो गए सोनी? क्योंकि ज्यादातर स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चे ही नहीं भेज रहे। 10 किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 25 हैं, किसी में 30 हैं, कहीं कहीं 100 और 150 बच्चे हैं। और उनमें भी बड़ी रोचक बात मैं आपको बताऊं कि दलित समाज से और माइनॉरिटी से और गरीब वर्ग से बच्चे ज्यादा। जाहिर सी बात है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा राजेंद्र जी, वो कौन चाहेगा कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाए?
क्योंकि वहां की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कौन भेजना चाहेगा? देखो सोनी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं, मुझे माफ करना आप। जेएनयू सरकारी विश्वविद्यालय, वहां लोग जाने के लिए लड़ते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सरकारी है, वहां लोग एडमिशन के लिए तरसते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सरकारी जो है, डेवलप है, जहाँ का इंटीरियर बेहतर है, जहाँ की शिक्षा बेहतर है, वहां के लिए लोग जाने के लिए बोलते हैं ना। अब जिन स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर जिक्र करें, अगर नहीं व्यवस्थित हैं चीजें, टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं, तो कौन भेजेगा ऐसे स्कूल में? और इसके लिए पूरी सरकार जिम्मेदार है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। ये हो रहा है। बेसिक एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ, ये कई राज्यों में हमारे देश में बहुत अच्छी हैं। जैसे केरल है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, हिमाचल प्रदेश है। ये कई राज्य ऐसे हैं जो इनमें इनका लाजवाब काम है। मैंने अपने स्वयं का मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की इच्छा शक्ति नहीं है। और कुछ सरकारी स्कूल जो है, जो अच्छा काम कर रहे थे, हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था रुड़की में, था क्या है, उसमें एडमिशन के लिए बहुत मारामारी थी, क्योंकि वहां शिक्षा का स्तर जो है बहुत अच्छा था। आज नहीं है, आज 2 हो गए फिर भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर सरकार चाहे, अगर सरकार की मॉनिटरिंग हो, इच्छा शक्ति हो और बिना भेदभाव के सरकार काम करना चाहे, तो मैं लिख के देता हूं कि किसी भी स्कूल को अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है। उस किसी भी सरकारी स्कूल से आप अगर मेहनत करें तो जो प्राइवेट स्कूल है उसे डिफीट दी जा सकती है। बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल ऐसा मेरा संभव मानना है, लेकिन जब सरकार इसके लिए गंभीर हो तो ऐसा संभव है, अदरवाइज नहीं। और सुनीता जी इस बात को बेहतर तरीके से, भाई ने भी बताया, आपकी बात रोकूंगा मैं 1 मिनट जी। सरकार का देखो सोनी, पिछले लगभग 20-25 सालों में बहुत दुर्भाग्य की बात है, शर्मा जी बैठे हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, राजनीति लोगों ने एक बिजनेस बना लिया। राजनीति समाज सेवा थी, ये देश की तरक्की के लिए काम करने का एक जो है बहुत अच्छा मंच था। किसने बनाया राजेंद्र जी? ये राजनीतिक पार्टियों ने। बिल्कुल। तो इसके लिए तो आप लोग ही जिम्मेदार हुए ना, और हमारा समाज भी। सोनी, आज की तारीख में कितना ही गंदा आदमी हो, अगर किसी एक पार्टी से खड़ा है तो लोग ये कह रहे हैं साहब हम इसे नहीं वोट दे रहे, हम तो फला को दे रहे। सामाजिक व्यक्ति तो इन्वॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि वोट की अपील, वो वोट देते हैं, उनको उम्मीदें होती हैं विकास की, और इसी मुद्दे के आधार पर जो जाते हैं उम्मीदवार और प्रत्याशी, वोट भी इसी आधार पर मांगते हैं, और उनकी उम्मीदों में पानी फिर जाता है। फिर से वो एक नई उम्मीद पाल कर बैठ जाते हैं। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, एक प्रखर और प्रमुख पार्टी के तौर पर आप भी जाने जाते हैं, कब क्रांति आएगी? क्या सोच है ऐसे मुद्दों को लेकर? स्वास्थ्य, शिक्षा पर जोर देने की, गंभीरता बरतने की, या ऐसी योजना के तहत काम करने का जिक्र तो डंके की चोट पर किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। आपकी भूमिका? सही बात कही आपने। लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों के लिए इन 24 वर्षों में इस राज्य के अंदर डिबेट हो रही है, वो भी शिक्षा के सुधारीकरण के लिए। हमें शर्म आती है कि हम भारतीय लोकतंत्र में जी रहे हैं, एक ऐसे लोकतंत्र में जहां जनता अपने विकास के लिए सत्ता चुनती है और सत्ताधीश बैठे हुए उनका काम केवल भ्रष्टाचार है। मैं पूछना चाहता हूं, इन 23 वर्षों में यदि किसी एक विषय पर काम हुआ हो, 42 से ज्यादा साहब देने के बाद ये राज्य बना। राजधानी का पता नहीं है, पलायन रुक नहीं रहा है, रोजगार के नाम पर लाठियां मिल रही हैं, विकास के नाम पर राज्य को कर्ज की गर्त में डुबा दिया है। 64 लाख लोगों का निजाम सुधारने की बजाय 1 करोड़ 35 लाख यहाँ की जनसंख्या हो गई है। अगर हम विपक्ष के नेता होने के नाते अगर सवाल खड़े करते हैं तो सरकार के जो है मिर्ची लग जाती है, प्रवक्ता आके अनाप शनाप बोलने लगते हैं विपक्ष को। अरे भाई, हमारा काम है, सरकार यदि कोई गलत काम कर रही है तो उसमें सुधारीकरण की बात है। यहाँ विनोद चमोली जो बात कह रहे हैं, क्या विनोद चमोली क्या गलत बोल रहे हैं? भाई, स्कूल का स्मार्ट बनाने से पहले आप स्कूल की बिल्डिंग सही कर दीजिए, शिक्षकों की भर्ती सही कर दीजिए। आप स्कूल का उसमें भी अपना पॉजिटिव साइड बता दिया ना सुनीता जी ने, कि वो पूर्ववर्ती सरकारें थी जो अपनी खामियों को छिपाती थी। हमारे कार्यकाल में ऐसे विधायक, ऐसे नेता हैं जो उन खामियों को बता रहे हैं और उन पर काम किया जाएगा। अब कब किया जाएगा ये पता नहीं। पूर्व सरकार ने अगर काम नहीं किया तो बाहर हो गई ना। आप बताइए, इन 13 वर्षों में आपने क्या किया? राजधानी बनाई आपने, स्मार्ट सिटी के में क्या किया आप? आदर्श स्कूलों में क्या किया?
आदर्श स्कूल के रिजल्ट बता रहे हैं कि आपकी गलत व्यवस्था के कारण स्कूल बदनाम हो गए, एक लड़का पास नहीं हो रहा है। तो ये कोई हमारे को मुद्दे जो दे रहे हो, आपकी गलत नीतियों के कारण मुद्दे बन रहे हैं और आप डिबेट कर रही हो। अब आप बताइए, ये नेताओं को तो छोड़े तो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे गुस्से में। इतना बुरा हाल हो गया इनका, क्योंकि मानसिक दिवालिया पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। केवल कमीशनबाजी, चोर बाजारी, झूठ जुमले के अलावा कुछ नहीं है। हम क्या गलत कह रहे हैं? आप स्मार्ट स्कूल बनाइए, पहले बताइए आदर्श स्कूल का रिजल्ट क्या था, आप बताइए ना। 3000 स्कूल बंद हो गए, क्यों हुए बंद? आज क्या स्थिति ऐसी हो गई कि पहाड़ों में सुनीता जी के कहना है 3000 स्कूल बंद ही नहीं हुए, आज भी संचालित हो रहे हैं। अच्छा, इनका क्या जा रहा है? ये तो इनको देहरादून स्मार्ट दिख रहा है, इनके चश्मे से तो देहरादून स्मार्ट दिख रहा है, मगर सड़क के गड्ढे ठीक नहीं हो रहे। सुनीता जी, सभी के चश्मे से एक जैसी तस्वीर नजर आनी चाहिए। अगर स्मार्ट सिटी का जिक्र किया जा रहा है, उसके तहत काम किया जा रहा है, अगर सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो वो तस्वीर एक चश्मे से सभी को एक जैसी दिखनी चाहिए। ये अलग अलग क्यों दिखती हुई नजर आ रही है? देखिए सोनी जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इतनी डिबेट में रही वो ये, मैंने महामंत्री जी जो कांग्रेस से हैं जुड़े हुए मेरे बड़े भाई, उन्होंने कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी ने तो ना स्कूल बनाए, ना कॉलेज बनाए, ना इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, ना कोई एम्स बने। और जबकि आंकड़े जो है और स्वास्थ्य पर कब तक चर्चा होती रहेगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बात इन्होंने जो इम्पोर्टेंट कही वो सोनी जी सुनिए, एक और इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही कि जो 1400 स्कूल है वहां पे एक भी टीचर नहीं है। मैं पहले आपके आईटी विभाग से संपर्क करना चाहती हूँ, इनको बोल दीजिए कि मेरी ओरिजिनल फोटो लगा दें। ठीक है, बात को पूरा कर लीजिए जी। सुनीता जी, समय हो रहा है। बात तो इन्होंने कहा कि 1400 स्कूल खोले और कि 1400 स्कूल है जहाँ पे एक टीचर है, तो वो 2017 से पहले इसका मतलब कि उन 1400 स्कूलों में पूरा स्टाफ था, भारतीय जनता पार्टी आई और उसके बाद वो सारे टीचर जो है गायब हो गए। मुझे लगता है ये इनका कहने का मतलब था, या इनकी सरकार में भी 1400 स्कूलों में एक ही टीचर रहता होगा। मतलब ये समझने वाली बात है। पूर्व में क्या था, लेकिन मौजूदा वक्त में आप है तो आपकी जिम्मेदारी है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अभी भी डिबेट और चर्चाएं की जा रही हैं, कब तक की जाती रहेंगी और कब ये व्यवस्थाएं जो हैं अव्यवस्थित व्यवस्थाएं व्यवस्थित होंगी, इस पर कुछ कहेंगी आप? कब होगा सौंदर्यीकरण, कब होगी स्मार्ट सिटी का तो अब जिक्र करना लोगों ने छोड़ दिया है कि वो एक टीचर रहा, ये चीज तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप झूठे आंकड़े भी पेश करते हो तो थोड़ा सा उसमें आप अपडेटेड होके बैठा करिए। आपने कहा कि 1400 स्कूल कुमाऊं के ऐसे थे, वहां पे एक टीचर था, तो 2017 से पहले पूरा स्टाफ था उन स्कूलों में कांग्रेस के जमाने में। ठीक है सुनीता जी, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ठीक है राजन जी, समय नहीं है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम स्मार्ट सिटी के तहत जो योजनाएं लॉन्च हुई उसके तहत काम किया जा रहा है ईमानदारी से, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता अब सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है इस बात को लेकर कि विकास की रफ्तार आखिर इतनी धीमी क्यों? आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर बातचीत की जा रही है और कब तक की जाती रहेगी। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।